एक योग साधक को कितनी जगह की जरूरत होती है? तो 40 वर्ग फीट जगह चाहिए हर एक आसन के लिए। और फिर हाथ फैलाना है, पांव फैलाना है, साइड वाला भी है। तो एक पर्याप्त जगह जो बताई गई है योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में, वो बताई गई है कि हर साधक को 40 वर्ग फीट की का स्पेस चाहिए। उसके बाद ये भी बताया गया था कि अगर छात्रों का समूह छोटा है तो अर्ध चंद्राकार में बिठाएं, बड़ा समूह है तो पंक्तिबद्ध में बिठाएं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आई थी वो ये कि जो आपका चटाई है या आपका योगा मैट है, उसके ऊपर आप एक स्वच्छ कपड़ा बिछाएं हाइजीन के लिए। और उसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई थी 3 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा, यानी 3 x 6 वर्ग फीट का बताया गया था। उसके बाद हाँ ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब आगे हम शुरू करते हैं। आजकल की जो आधुनिक व्यवस्था है टीचिंग की, उसमें दृश्य और श्रव्य साधन ये बहुत महत्व रखता है। और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे आपके कुछ सामने कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इनमें से दृश्य श्रव्य साधन कौन से हैं, या ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है इसमें से श्रव्य साधन कौन से हैं। तो दृश्य का अर्थ होता है देखना, श्रव्य का अर्थ होता है सुनना। दोनों साधन अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों साधन एक साथ भी हो सकते हैं। पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी कि दोनों साधन एक साथ हो। अब ये व्यवस्था है कि दोनों साधन हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाने के दौरान। दरअसल क्या है, जैसे टीवी है, कई जगह टीवी का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने के दौरान ही। अगर ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन हो सकता है कि हम कोई एक वीडियो आपके सामने चला दें बीच में। तो जब हम उस वीडियो को चलाएंगे तो उस दौरान क्या होगा, उस वीडियो से आपको दृश्य मतलब आप दृश्य भी देखेंगे, और उसमें से जो आवाज आएगी तो वो श्रव्य मतलब उसको सुनेंगे भी। तो दो काम एक साथ चलेगा। तो इसी को दृश्य और श्रव्य साधन कहते हैं। और अगर अलग अलग देखें तो ये दृश्य और दूरदर्शन, दृश्य और श्रव्य, ये दोनों में आएगा। और रेडियो जो है वो सिर्फ श्रव्य साधन की श्रेणी में आएगा। ब्लैक बोर्ड है वो दृश्य की श्रेणी में आएगा, व्हाइट बोर्ड है दृश्य की श्रेणी में आएगा, कोई ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हो, दृश्य की श्रेणी में आएगा, क्योंकि चित्र खुद नहीं बोल रहा होता है। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे सवाल आता ही आता है। ये साधन बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है आजकल के युग में। लेकिन ये हर टीचर को ये उपलब्ध हो, ये दोनों साधन हर जगह हर संस्थान में टीवी उपलब्ध हो या सारे संसाधन मौजूद हो, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद कहा गया है, देखिए, प्रश्नोत्तर का कालांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई कक्षा आप ले रहे हैं, आप टीचर की भूमिका में हैं, तो प्रश्नोत्तरी का जो कालांश बताया गया योगाभ्यास की अध्यापन विधि में, या हम लोग ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, वो कहा गया है कि कक्षा जब कंप्लीट हो जाए, आप जो विषय वस्तु पढ़ाने वाले हैं उस विषय वस्तु का आपने पढ़ा दिया, तो उसके लास्ट में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। यानी कि प्रश्नोत्तर का कालांश लास्ट में रखना चाहिए ज्यादातर। वैसे तो बहुत जरूरी हो तो बीच में भी रखा जाता है, लेकिन एक सामान्य नियम ये बताया गया है छात्रों का जो है उनकी कठिनाइयों को दूर करने के, उनके कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए लास्ट में इस साधन का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि प्रश्नोत्तरी का कालांश। अब प्रश्नोत्तरी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। कहते हैं कि प्रश्नोत्तरी के दौरान छात्रों को, जैसे आपने कोई लेक्चर दे दिया, उस लेक्चर के बाद आप उत्साहित करें छात्रों को कि क्या आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, कुछ पूछना है तो पूछें। और अगर छात्र नहीं पूछ रहे हैं तो छात्र से ही कोई सवाल आप पूछ दें। आप छात्र से सवाल पूछेंगे, एक जवाब देगा, दूसरे के अंदर उत्साह पैदा होगा, वो भी कुछ बोलेगा। और अगर छात्र क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो उसका दूसरा उपाय ये है कि आप क्वेश्चन की जगह पर कोई ऐसा, उसी में से कोई ऐसा टॉपिक निकाल दें और उस टॉपिक पर समूह चर्चा करा दें, डिस्कशन करा दें। और थोड़ा थोड़ा समय सबको दे दें कि आप थोड़ा थोड़ा इस पर कुछ बोले। और कोशिश ये हो कि सभी छात्र उत्तर दें। ऐसा ना हो कि क्लास में सिर्फ पुंडिक जी ही सिर्फ जवाब दें, या जानकी जी ही जवाब दें, या कीर्ति जी ही जवाब दें। ऐसा ना हो। कोशिश एक अध्यापक की ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आंसर देने में अपनी भागीदारी निभाए। इसलिए हर टीचर ये कहते हैं क्लास के दौरान
कि आप भी भागीदारी करें, आप भी भागीदारी करें। जो आंसर नहीं देते उनका नाम लेकर के पूछ दिया जाता है उनसे क्वेश्चन, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट हो क्लास में। और कहा गया है कि छात्र जब कोई हल्का क्वेश्चन पूछे, जो कल भी बात हुई थी, कोई ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी था उनको समझ नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को पूछने पर उनको हतोत्साहित ना करें। एक चीज ये देखी जाती है, टीचिंग स्किल्स में हम लोग गलती कर देते हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर पूछ दे छात्र, तो टीचर उनको डांट देते, तुम्हें समझ में नहीं आया, पूरी कहानी खत्म हो गई, सीता किन की बेटी यही नहीं पता है तुम्हें, ये कह के भी उनको हतोत्साहित किया जाता है। तो छात्रों को हल्के प्रश्न पूछने पर भी हतोत्साहित ना करें, उनका मजाक कभी ना उड़ाएं। दूसरी बात, कि आप जिस विषय के बारे में आपने चर्चा की है, जो विषय आपने पढ़ाया है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो, इसका ध्यान रखें, विषयांतर ना हो। कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो विषयांतर होने लगते हैं। तो आपके पास क्या होता है, जब आप कक्षा लेने जाते हो, तो आपके पास समय की एकाएक बंधन होता है। उसी समय के बंधन में आपको अपना लेक्चर भी करना है और आपको उसके बाद प्रश्नोत्तरी भी रखना है। तो विषयांतर ना हो, टू द पॉइंट डिस्कशन हो, टू द पॉइंट क्वेश्चन हो और आंसर भी टू द पॉइंट हो, तो बेहतर होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके, जिसमें कि आपको ज्यादा समझाना पड़ता है, कोई उदाहरण देकर के, उसकी चर्चा भी आगे है। कहा गया जब आपके सामने ऐसा ग्रुप हो जिसमें बच्चों का समूह हो, तो बच्चे अपरिपक्व होते हैं, इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि आपके ग्रुप डिस्कशन में वो पूरी भागीदारी निभा पाए, बहुत अच्छे से हर बच्चा उसमें भाग ले पाए। तो उसमें बच्चों को दूसरे तरीके से, अलग अलग तरीके से बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या होता है, कई बार आप क्लास में पढ़ा रहे हो और क्वेश्चन आंसर का दौर चला, और आपसे स्टूडेंट ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आप उस दौरान क्या करोगे? पंडित जी क्या करेंगे आप? क्वेश्चन था सर, ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी दूसरे क्या दिन करेंगे आप? दूसरे दिन उसको उनको कहेंगे मैं कल बताऊंगा इसका पूरा पता करके। अच्छा, आनंद जी क्या करेंगे आप? सर यही बोलेंगे सर कि हम उसका ज्ञान अभी हमारे पास नहीं है और इसका हम खोज के आपको कल बता पाएंगे, ये रिप्लाई करें। बहुत अच्छा। तो उसको खोज दरअसल, के हाँ, दूसरे दिन दरअसल उसको क्या आंसर होता देंगे। है कि हम लोग बहुत सारे लोग जो इस टीचिंग स्किल को पढ़ा हुआ नहीं, जिन्होंने अच्छे से, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन पूछा तो वो दूसरी तरफ उनको घुमा देंगे कि उनको नहीं आता है। तो वो ये पता नहीं लगने देना चाहते कि मुझे नहीं आ रहा है। लेकिन सर योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक ये कहता है कि आप ऐसा ना करें। आजकल कोई बेवकूफ नहीं, आप एमए के स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनके अंदर भी कुछ सेंस है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेवकूफ बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाता है कि आपको कोई चीज अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको जो चीज नहीं आ रहा है, तो आप अपनी निसंकोच, आप अपनी असमर्थता जता दें, लेकिन ये जरूर कहें उसके साथ साथ कि ये चीजें अभी मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा है, या अभी मुझे पूरा ज्ञान इसका नहीं है, अधूरा बताने से और कंफ्यूजन होगी, तो मैं इसको पूरा कल कंप्लीट करके या नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको पूरा पता करके हम आपको पूरी जानकारी देंगे, एक एक बिंदु के हिसाब से समझाएंगे। ईमानदारी भी यही है, सच भी यही है, और टीचिंग स्किल्स भी यही कहता है। तो इसका इस्तेमाल करें। जैसे योग के मैं लिए बताऊं, मैं ईमानदारी से, जैसे योग की क्लास लेने जाता हूँ, मैं घर घर होम क्लासेस लेता हूँ, तो उसमें लोग कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं किसी बीमारी के बारे में। तो अगर मैं नहीं जान रहा हूँ तो मैं सीधे मना करता हूँ कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं पता करके आपको जरूर बताऊंगा। मैं अपने टीचर से पूछ करके, प्रोफेसर से पूछ करके, इसमें और क्या अलग हो सकता है, क्या खाना पीना चाहिए, या कौन सा आसन इसमें और बेहतर हो पाएगा। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने देखा। वो ये नहीं सोचते हैं कि अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, इनको नहीं आ रहा है, ये तो बहुत बेकार योगा टीचर है। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। उनको बड़ा विश्वास होता है कि हाँ, जो चीज आता है वो तो ये बड़े अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं, जो नहीं आ रहा है इन्होंने तुरंत कहा है कि हम पता करके बताएंगे। और नेक्स्ट डे ऐसे स्टूडेंट्स मुझसे जरूर पूछते हैं, सर वो आपने पता करा था क्या, सर उसके बारे में बताते हैं एक बार। तो ये सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। सर इसी तरह सर आप एक बार बोले थे सर, सांख्य और योग सूत्र वाला सर वो मैटर फंसा था। अच्छा, तो सर हाँ सर, आप बोले कि अभी नहीं, अभी तो मैं नहीं, और इसको देख के मैं जरूर बताऊंगा। तो सर उस समय सर गजब ही लगा था।
पहली बार अपने सर, हम तो ये पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान भी दिया, पर सर उस हाँ। समय सर एकदम दिल खुश हो गया था कि जीवन में पहली बार कोई ऐसा टीचर मिला है जो एक्सेप्ट कर रहा है कि अभी मुझे नहीं आ रहा पर मैं कल बता दूंगा। तो सर वो एक अलग ही इम्पैक्ट बन गया था, और सर दिमाग पे सर अलग से छाप ही बन गया था सर आपका। अच्छा, धन्यवाद आपका। तो अभी बात हो रही थी समय का बंधन होता है, कहते हैं प्रश्नोत्तरी का समय मर्यादित रखें कि हाँ इतना ही, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे क्लास में 10 मिनट आपने पढ़ाया और 50 मिनट आपके प्रश्नोत्तरी में ही चले गए। लेकिन प्रश्नोत्तरी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक समय उसका भी निर्धारित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। और जैसा कि बात हो रही बार बार कि प्रासंगिक विषयों तक ही सीमित रहे तो अच्छा होता है। और जो कम महत्व के क्वेश्चंस हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उस पर समय कम देना चाहिए, उस पर ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। अब कहा गया है कक्षा के अलावे भी अतिरिक्त अभ्यास के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जो आज सीख रहे हो इसको घर पर भी समय मिले तो अभ्यास करना। तो घर पर भी आप दोहराओगे तो उस दौरान क्या दिक्कत हो रही है वो मुझे कल आके बताना, कल की क्लास में हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। जब ऐसा आप कहते हो तो छात्र के अंदर और उत्साह बनता है, वो घर से अभ्यास करके आता है और नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछता है। तो एक टीचर और छात्र का संबंध इसमें बहुत ही सकारात्मक बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। योग अध्यापन जो है, जो हम लोग कर रहे हैं योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां, उसमें साधन की क्या क्या है। साधन हम लोग पहले भी थोड़े से में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन और साधनों की चर्चा हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। एक ब्लैक बोर्ड होगा या व्हाइट बोर्ड होगा या टेलीविजन होगा या कोई और सामान की आवश्यकता होगी, क्या क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन उससे पहले कि जो साधन आप इस्तेमाल करेंगे उसको वो कैसे कैच करेगा, कैसे वो रिसीव करेगा, उसके बारे में दो चीजें दी गई है, एक मोटर और दूसरा ज्ञानेंद्रियों की। मोटर से संबंधित आप लोग जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें मोटर नर्व्स की चर्चा आती है। तो मोटर नर्व वहीं से लिया गया है ये मोटर। ठीक है, यहाँ मोटर का मतलब मोटर गाड़ी से नहीं है, कोई इंजन से यहाँ तात्पर्य नहीं है। ये मोटर से मतलब संवेदी हुआ, जो संवेदी अंग होते हैं या जो आप ग्रहण करते हो। तो ग्रहण करना जो मोटर नर्व्स आपके होते हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है सीखने के दौरान, टीचिंग के दौरान। तो उस नर्व्स का जैसे आप टीचिंग स्किल उसमें पढ़ोगे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो आपको और ये चीजें क्लियर होंगी कि मोटर नर्व्स का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे वो काम करता है। जब पूरी विधि उसकी हम जान लेंगे तो ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। इसीलिए अभी इसको आपको पिन कर रहा हूं मैं कि मोटर नर्व्स जब वहां पर आएगा तो उसको इससे क्लिक करने की जरूरत है। जरूर क्लिक करें सब लोग। हम लोग देख लेते हैं उसके अलावा ज्ञानेंद्रियों की बात जो पहले भी की गई थी कि हमने कहा था कि आपके जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों को आप इन्वॉल्व करें पढ़ाई के दौरान। ज्यादा ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व होंगी तो हमने ये कहा था ज्ञानेंद्रियों को आप गवाह माने कि आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई चीज देख रहे हो, आपने आंख का भी इस्तेमाल किया, आप कान भी आपने खुला रखा हुआ है, आप उसको रिपीट भी मुंह से बोलकर भी रिपीट कर रहे हो। तो कई 3 तो ऐसे ही हो गए। और कोई ऐसा चीज है जिसको टच करके आप देख सकते हो, तो उसमें आपके जो है मोटर का भी इस्तेमाल हो गया, आपके स्किन का भी इस्तेमाल हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा साधन को इन्वॉल्व करके जब आप अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास ज्यादा समय तक आपके मनोमस्तिष्क पर रहता है। जैसे ज्ञानेंद्रिय में कहा गया कान के लिए यानी श्रव्य साधन आपके कौन से होंगे, ग्रामोफोन है, रेडियो का इस्तेमाल। आँख के लिए मतलब दृश्य का साधन है, कोई चित्र आपके सामने है या सिनेमा चला दिया गया, कोई कैमरे का इस्तेमाल किया गया, ब्लैक बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड, बुलेटिन चार्ट का इस्तेमाल, ये दृश्य साधन है। और दोनों को अगर मिला दे दृश्य और श्रव्य साधन तो दूरदर्शन, जिसमें से दृश्य शब्द मतलब कि आपके सामने चित्र भी आ रहा है और उसी से आवाज भी आ रही है, उसको दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं, वो दूरदर्शन है। इससे संबंधित सवाल कई बार आए हुए हैं। अब देखते हैं अन्य गतिविधियां इसके अलावे भी है कि शैक्षणिक दौरा सिखाने के लिए कई बार एजुकेशनल टूर किया जाता है कि यहाँ पे हम टूर करने जा रहे हैं, यहाँ पे टूर करने जा रहे हैं। एजुकेशनल टूर का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। दूसरे तरीके अन्य भी है, जैसे समाचार पत्र पढ़ के भी हम सीखते हैं, किताबें पढ़ के सीखते हैं, या यौगिक ड्रामा हम लोग करते हैं। जैसे कि योग दिवस पे हम लोग योग से संबंधित कोई ड्रामा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खुद से बनाते हैं, उसको दिखाते हैं, उससे भी चीजें बहुत अच्छी समझ में आती है। अब चित्र साधन के बारे में देखिए, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा। कहा जाता है
सब लोग जानते हैं, सब लोग मैच्योर हैं, टीचर हैं सब लोग, कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। ये कहा गया है कि आप 1000 शब्द बोलेंगे और उसकी जगह एक अगर आपने चित्र दिखा दिया, पिक्चर दिखा दिया, तो वो 1000 शब्द के बराबर वो बयां कर देता है एक चित्र। इसीलिए कहा गया है कि कक्षा के दौरान इस चित्र वाले साधन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज हर शिक्षण पद्धति में इस्तेमाल किया जाता है, और जब हर शिक्षण पद्धति में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो फिर हठयोग में यह बात कैसे हो सकता है, तो हठयोग में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, चित्रों को कहा गया बहुत समय तक लटका कर रखें, बहुत अधिक समय तक, यानी क्लास में आप चित्र को लटका कर छोड़ दें और फिर छोड़ने के बाद उस चित्र की विस्तृत व्याख्या करें, विस्तृत वर्णन करें उसकी, तब टीचर विस्तृत वर्णन करेंगे, छात्र उससे कनेक्ट कर पाएंगे उनके शब्दों से उस चित्र को। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है चित्रों को कितनी देर तक टांगना चाहिए, चाहे चित्रों के प्रदर्शन का क्या तरीका है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने दिए जा सकते हैं, वो क्वेश्चन सभी देख लेंगे। उसके बाद है अध्यापन साधनों के क्या लाभ हैं। इस तरह के जो अध्यापन साधन है, यानी जो अलग अलग व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, या हमारे लिए टीवी है, माइक्रोफोन है, इनका इस्तेमाल जो हम करते हैं उसका क्या फायदा होता है उस बारे में बताया गया है। इससे कठिन विषय को भी समझने में आसानी होती, कठिन विषय भी बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं, और इस तरीके से जब हम ज्ञान सीखते हैं तो वो हमारे मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक रहता है। कोई चित्र हमने देखा तो उससे हम तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, छात्रों का ध्यान, मतलब कक्षा बोरिंग नहीं होती है और छात्र का ध्यान उस पिक्चर पर या उस वीडियो पर या उस चार्ट पर रहता है, और छात्र उसमें व्यस्त रहते हैं और वो उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो विषय वस्तु आपने रखा हुआ है उसकी सफलता का मानक इसको मान सकते हैं। उसका दूसरा तरीका जांचने का ये भी है कि आपने जो साधन का इस्तेमाल किया वो साधन सही था या नहीं, उसका मूल्यांकन कैसे होगा, वो सफल रहा या नहीं। कहते हैं छात्रों के द्वारा उसका मूल्यांकन हो जाएगा। आप छात्रों से सवाल पूछ लें उसी दौरान, छात्र अगर सही सही जवाब दे पा रहे हैं, आसपास भी जवाब दे रहे हैं, ज्यादा छात्र दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जो साधन इस्तेमाल किया वो प्रभावी रहा। अब कहा गया है कि अध्यापन विधि का जो आप चयन करेंगे, कितनी अध्यापन विधियां हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं इस पुस्तक के मुताबिक? 7। तो कोई भी एक विधि का आप चयन करते हैं, और कहा गया है कि आप जब उस विधि का चयन करेंगे, मान लीजिए व्याख्यान विधि का आपने चयन किया, आपने लेक्चर की विधि का चयन किया, तो लेक्चर के दौरान भी तो आप स्लाइड्स चलाते हैं। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके सामने मैंने एक दृश्य भी रखा हुआ है। दृश्य में आपके सामने एक ग्राफिक्स आ रहा है, उस पर आपका कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है, उसके साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ। तो ये उसके अंतर्गत मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया, एक साधन का इस्तेमाल हमने किया है। तो कहते हैं कोई भी एक विधि का चयन करें, जिस विधि का भी आप चयन कर रहे हैं उस विधि के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी आप टीचर हो, आपको उस विधि का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे। उस विधि के दौरान आप कौन से साधन का इस्तेमाल करोगे? आप पिक्चर दिखा करके आप व्याख्यान दोगे, लेक्चर दोगे, आप ये छोटा सा वीडियो दिखा के फिर उस पर आप लेक्चर दोगे, या कोई बोर्ड पे लिख करके उसके बाद आप लेक्चर दोगे। तो जो भी साधन आप इस्तेमाल करोगे उस साधन को आप पहले ही सेलेक्ट कर लें और उसकी तैयारी कर लें घर पे। और एक लेक्चर में बहुत सारे साधनों का एक साथ इस्तेमाल ना करें। सारे साधनों का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, अलग अलग लेक्चर में इस्तेमाल करें। एक ही लेक्चर में कहा गया है सारे साधनों या अधिक साधनों का इस्तेमाल ना करें। जब आप लेक्चर देने जाएं तो उससे पहले ही जो आप साधन इस्तेमाल करेंगे अपने उस विधि में, उसको पहले जांच लें, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लें घर पे, ताकि वहां जाकर कोई दिक्कत ना हो। सपोज करो आपने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना है, तो प्रोजेक्टर के इस्तेमाल को घर पे पहले आप ट्राई कर लें। नहीं तो आप प्रोजेक्टर लेकर पहुंचे और आपको उसको चालू करने में ही आपको बहुत दिक्कत आई, चालू करने के बाद आपको टेक्नीशियन चालू करके चले गए, आप उसको बढ़ाना आपको नहीं आ रहा है, आपने इस्तेमाल नहीं करा, तो कक्षा का समय बर्बाद होता है। तो पहले ही विधिवत जांच कर लें जिस साधन का भी आप इस्तेमाल करें। देखिए दो चीजें, एक अध्यापन विधियां, अध्यापन विधि के अंतर्गत साधन, दोनों अलग अलग चीज है। अध्यापन विधि में साधन सहायक हो रहा है।
कोई भी साधन आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब सभा होती है या योग अभ्यास के 500 स्टूडेंट्स एक साथ हैं तो लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब कक्षा में साधन के इस्तेमाल से पहले आपने विधिवत जांच कर ली, और उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस साधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमारे जो छात्रों का ग्रुप है, साधकों का ग्रुप है, क्या उस साधन को वो कैप्चर कर पाएगा, उसको सही से ग्रैब कर पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स के बारे में पहले जानकारी होती है, हमारे स्टूडेंट्स कौन हैं, बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज वाले हैं, नए एज वाले हैं, उसके हिसाब से भी आप साधन का इस्तेमाल करें। न्यू एज के लोग हैं तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए उतना बढ़िया होगा। ओल्ड एज वाले हैं उनके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए वो उस टेक्नोलॉजी से उतना फ्रेंडली नहीं है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा कहा गया है साधनों में, अगर मान लीजिए आपने जो भी विषय चुना हुआ उसको क्रमबद्ध तरीके से क्लास में, कक्षा में पेश करें। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा, कक्षा के अंत में प्रश्नोत्तरी या चर्चा, इसका कुछ कालांश जरूर रखें, कुछ समय प्रश्नोत्तरी के लिए जरूर रखें। और साधन ऐसा भी ना हो जिसपे बहुत ज्यादा खर्च हो। हालांकि अगर बहुत यूनिवर्सिटी, बहुत पैसे वाली यूनिवर्सिटी है तब तो अलग बात है कि वहां पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप अगर प्राइवेट कुछ कर रहे हो या आप ऐसे संस्थान में जहां आपके सामने संसाधन पर पैसे खर्च करने के लिए सीमित फंड दिया जा रहा है, तो वहां इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ज्यादा खर्च वाले साधन का इस्तेमाल ना करें। अब देखिए साधन क्या क्या हो सकते हैं कि आप कोई भी विधि, 7 विधि में से कोई भी विधि अपनाएं, उस विधि में आप इन साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन से साधन है? इस साधन गिने हुए नहीं है, इससे भी ज्यादा साधन हो सकते हैं, तो इसमें कुछ साधनों का बात बताया गया है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, अब तो ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड भी आ गया है, तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड दोनों ही आ सकता है, दोनों ही साधन आपके हो गए किसी भी अध्यापन विधि को इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलेटिन बोर्ड होता है कि उस पर आप कोई पिक्चर लगाया, आपने पिन कर दिया, जैसे योग से संबंधित कोई टॉपिक निकाला और 5 पिक्चर आपने एक साथ कर दिया, या आपने शीर्षासन बताना है, शीर्षासन के जितने स्टेप्स हैं कि एक ही बार में डायरेक्ट शीर्षासन किसी का नहीं लगेगा, उन स्टेप्स को आपको समझाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस पे सारे स्टेप्स का अलग अलग पिक्चर बना करके या फोटो खींच करके आपने उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया। जब आप उस पे लगाएंगे तो आप समझा सकते हैं कि ये है पहले, ये है पहले, ये है पहले, इस तरह से। ग्राफिक्स का साधन कर सकते हैं, ग्राफिक्स में आप समझा सकते हैं कि हमने 100 बच्चों पर रिसर्च करा, उस रिसर्च में ये हमारा रिजल्ट रहा, तो उसको ग्राफिक्स के जरिए समझाया जाता है। सचित्र पाठ पुस्तक, जैसा कि आसन प्राणायाम मुद्रा बंद एक पुस्तक है बिहार स्कूल ऑफ योगा का, उसमें बहुत सारे अभ्यास बताए गए जो चित्र के साथ बताए गए। या योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक है, इसी में आपको बहुत सारे अभ्यास देखिए इस तरह से चित्र के साथ बताया गया। तो ये चित्र वाले यानी कि ऐसी पुस्तक जिसमें कि सचित्र पाठ पुस्तक है कि इसमें वकासन है, तो वकासन के लिए ऐसे ऊपर है वकासन, वकासन के लिए कैसे जो है स्टेप वाइज करना है, पहले इसमें अभ्यास, फिर इसका अभ्यास, फिर ऐसे आएंगे, यानी कि ये पद्म वकासन की चर्चा हो रही है। तो इसको पूरा चित्र के साथ समझाया गया। इसी तरह कहते हैं मैग्नेटिक बोर्ड होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर कोई चीज आप चिपका सकते हैं, उसमें मैग्नेट लगा होता है, और आप सपोज करो कि आपके पास कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं योग के जिसमें भी मैग्नेट लगा हुआ, उस बोर्ड पे आपने उसको लगा दिया, और फिर आपको दूसरा पिक्चर लगाना, उसको हटा दिया, दूसरा आपने उस मैग्नेटिक बोर्ड पे लगा दिया। तो इस तरह से मैग्नेटिक बोर्ड के जरिए आप पढ़ा सकते हो। यौगिक मॉडल हो, जैसे एक मूर्ति है, यौगिक मॉडल का एक पिक्चर नहीं, ये मूर्ति है, मॉडल है एक, कि इसमें जो है ज्ञान मुद्रा में पद्मासन लगा करके, ज्ञान मुद्रा पद्मासन है, सिद्धासन, सिद्धासन लगा करके ज्ञान मुद्रा में एक पिक्चर में एक साधिका बैठी हुई है। तो इस तरह से यौगिक मॉडल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर होता है जिसको कि आप ऊपर दीवार में देखिए ऊपर लटकाया हुआ है, और रिमोट के जरिए इससे हम कोई पिक्चर दिखाना हो, कोई वीडियो दिखाना हो, कोई स्लाइड्स दिखाना हो, इस प्रोजेक्टर के जरिए सामने बोर्ड होता है, उस बोर्ड पर हम दिखाते हैं। उस दौरान कक्षा में थोड़ा अंधेरा किया जाता है ताकि बोर्ड पर अच्छे से दिखाई दे। ये ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दीवार पर पोस्टर लगाने, हर योग संस्थान में दीवार पर पोस्टर लगा होता है
जैसे आप जाएंगे आपको वहीं से एक फील आने लगता है कि हाँ ये योग संस्थान है। अलग अलग पोस्टर को उसमें लगाया जाता है दीवार पे, उस आसन का नाम लिख दिया जाता है, उसके फायदे लिख दिए जाते हैं, कौन ना करे ये लिख दिया जाता है। तो एक जानकारी आपको ऐसे भी मिल जाती है। योग की तस्वीरें आप लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शीर्षासन की एक फोटो मैंने लगाई हुई है। उसके अलावा टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, कोई चीज आपने रिकॉर्ड की हुई है उस रिकॉर्डर से वो आवाज आपको सुनाई जा रही है। जैसे कि हम लोगों को लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में एक हमें दिया गया था कि आप घर से करके लाए किसी भी साधन का इस्तेमाल करते हुए, एक हमें प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप एक योग शिक्षक हैं और आपको साधकों के साथ में डील करना है कि हम कैसे उनको क्या क्या अभ्यास कराएं, उनकी क्या परेशानी है, हम कितने पैसे लेने चाहिए, हमारा चार्ज क्या है। इस तरह से जब किया गया था तो मैंने वहां पर ये टेप रिकॉर्डर वाला तरीका साधन इस्तेमाल किया था। कि मैंने टेप रिकॉर्डर वाला कैसे करा था, या आप कह सकते हैं मोबाइल का, मैंने फोन करा एक साधक को। उस समय मैं योगा क्लास के लिए अर्बन क्लैब पे ले रहा था, तो मैंने फोन करा और फोन पे जो बातचीत हो रही थी उस बातचीत को मैंने उनकी जानकारी में दे करके कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड करा। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैंने क्लास में उसका प्रेजेंटेशन दिया था कि बातचीत का मैंने ये तरीका अपनाया। टीचर ने उस पर फिर जो भी मार्क्स उन्होंने दिया हो कि हाँ अच्छा था या बुरा था वो अलग बात है। तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, किसी का भी फोन रिकॉर्ड करना कानूनन अपराध है बिना उनको जानकारी दिए हुए। अगर उनकी सहमति है तो आप इम्पोर्टेंट कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन बिना सहमति के आप किसी के कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का इस्तेमाल कोई चीज और अच्छे वॉइस में चलाने के लिए पहले जमाने में ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता था। अब तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, यानी यूनिक पीस के तौर पर अब इसका इस्तेमाल होता है, या लोग बड़े शौक से इसको घर में रखते हैं। लेकिन पहले गाने सुनने के लिए लोग इसी का इस्तेमाल करते थे, या कोई लेक्चर है कि नहीं का बहुत अच्छा व्याख्यान है, उस व्याख्यान को सुनने के लिए ग्रामोफोन का आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अच्छा, लाउड स्पीकर है। जब मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े मैदान में योग की कक्षा ले रहे हैं, वहाँ 500 लोग हैं, अब 500 लोगों तक आपकी आवाज डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती है, तो आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आपके लिए मजबूरी बन जाती है, और एक अच्छा साधन इसको माना जाता है कि आपने पूरे फील्ड में 50 लाउड स्पीकर लगा दी कम आवाज में। तो लाउड स्पीकर में भी है कि एक खास आवाज तक ही, एक हर्ट्ज पर ही आप इसको चला सकते हैं, उसके लिए भी कानून है। तो आपने लाउड स्पीकर का साउंड ऐसा रखा है कि सब तक आपकी स्पष्ट आवाज पहुंच पाए। एक साधन आपके ये हो गए। टेलीविजन साधन, इस ये टेलीविजन साधन आपका दृश्य और श्रव्य दोनों साधन इसमें आ गया। आजकल देखिए टीवी पर हमने जो है योग का कोई वीडियो लगा दिया और उसको देख रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, या टीचर क्लास में कुछ करा रहे थे उसी समय हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया बताते समय, और उसको टीवी पर लगाकर हम देख रहे थे, या वीडियो सीडी के द्वारा भी हम साधनों का ये भी इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं। अब ये हमारा था जो हमने ऊपर साधन देखा। उसके अलावे मोटर यानी मोटर नर्व्स के द्वारा जो विषय का संवेदी ज्ञान हम लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको और डिटेल जब हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उस वक्त समझ में आएगा कि मोटर नर्व्स का क्या इस्तेमाल होता है और कैसे हम इससे सीखते हैं। कहते हैं कि छात्र, देखिए कुछ छात्र ऐसे होते हैं, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी मैंने 5 मिनट के अंदर जो लेक्चर किसी एक टॉपिक पर दिया, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अगर मैं बोलूं कि अभी आपको तुरंत मुझे बताना है कक्षा में, तो बहुत सारे लोग तुरंत बताएंगे हूबहू पूरा का पूरा, या उसमें से और अपनी तरफ से भी जोड़ करके बता देंगे। ऐसी विशिष्ट विलक्षण प्रतिभा भी होती है, और ये होता है आप एक्सेप्ट कर रहे, किसी चीज को संग्रहण कर रहे हो, वो मोटर नर्व्स के द्वारा कर रहे हो। और मोटर नर्व्स अगर आपका बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा है, मतलब पूरी तरह से काम कर रहा है प्रॉपर, तो उसमें आपके अंदर ये विलक्षण प्रतिभा आती है, यानी सुने हुए ज्ञान को आप तुरंत जो है उसको रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है ये भी मोटर नर्व्स के अंतर्गत आता है, इसमें इन्वॉल्व होता है मोटर नर्व्स, आपका संवेदी ज्ञान इन्वॉल्व होता है कि ऐसी उम्मीद की जाती है किसी विशिष्ट यौगिक अभ्यास का प्रदर्शन अध्यापक खुद करे। देखिए जब क्लास में किसी यौगिक अभ्यास का प्रदर्शन टीचर करते हैं तो हमारा उत्साह, हमारा मनोबल बढ़ जाता है, और उस समय क्या होता है कि हमारे टीचर अभी भी इस तरह, इतने साल पहले इन्होंने सीखा और अभी भी इनका प्रदर्शन, इनका प्रैक्टिस इतना अच्छा है कि अभी भी ये आसन कर लेते हैं, इन्होंने अभी भी ये वाला आसन कर लिया।
तो हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ता है, हमारा संवेदी ज्ञान जो है वो बड़ा उसमें इम्पोर्टेंस रखता है। और दूसरा कहा गया है कि टीचर को प्रदर्शन करने के बाद तुरंत जो है क्या करना चाहिए, उसके बारे में उनसे उस अभ्यास से संबंधित चीजों की जानकारी देनी चाहिए स्पष्ट रूप से। जब उसकी जानकारी और प्रदर्शन दोनों हो जाता है तो छात्रों का एक उनसे बेहतर संवाद बनता है, एक बेहतर संबंध बनता है, और ये संबंध दोनों के लिए बेहतर होता है, छात्रों के सीखने के लिए और टीचर को सिखाने के लिए। यानी कि अधिगम बहुत अच्छा हो जाता है, उत्तम क्वालिटी का हो जाता है। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ज्यादा सवाल आज बना नहीं पाया हूँ, सवाल हम लोग फिर भी देखते हैं। इसमें से इनमें से दृश्य श्रव्य साधन निम्न हैं। गुलशन जी ने कहा टेलीविजन, पंडित जी ने टेलीविजन, विशाल जी, रागिनी जी, गुलशन जी, संजय जी, सब लोग कह रहे हैं टेलीविजन ही है। टेलीविजन। पूनम जी ने भी कहा, सुब्रा जी, तुषार जी, सुरेश जी, उमेश जी, जानकी जी, मीना मिस्त्री जी, ब्रह्मा जी, सब लोग कह रहे हैं कि दृश्य और श्रव्य साधन टेलीविजन है। सर ये सेम क्वेश्चन इस बार नेट में था। अच्छा, ये वाला आया था जी, और इसकी टेलीविजन की जगह उन्होंने मॉनिटर दे दिया था। अच्छा, हाँ मॉनिटर। कंप्यूटर वाला मॉनिटर दे दिया था। अच्छा, अब जो है अगला अभ्यास, अगला क्वेश्चन हमारा है, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक चित्र का प्रदर्शन करना चाहिए। चित्र को कुछ देर ही लटका कर करना चाहिए, चित्र को बहुत अधिक समय तक लटकाएं, चित्र का विस्तृत वर्णन करें, चित्र को सिर्फ लटका कर छोड़ देना चाहिए। तो जवाब आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं दूसरा और तीसरा। गुलशन जी ने भी कहा, श्वेता जी ने तीसरा कहा, श्वेता जी ने तीसरा कहा। श्वेता जी ने तीसरा क्यों कहा? श्वेता जी, श्वेता शर्मा जी, एक बार माइक खोलिए। श्वेता जी, आवाज आ रही है? सर मैं लाइब्रेरी में हूँ। अच्छा, आप लाइब्रेरी में हैं, तो आप लाइब्रेरी में हैं तो कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई है। तीसरा नंबर का मतलब आपका क्या था? चित्र का विस्तृत वर्णन करना चाहिए। तो सिर्फ चित्र, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना, लगता है मुझे आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। इसमें कूट दिया हुआ है नीचे, कूट में, हाँ वॉइस आ रही है, कूट में है दूसरा, और जब कूट का मतलब है कूट पर भी ध्यान देना है। तो इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको आंसर आएगा। ये मुझे लग गया कि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में जवाब दे दिया। और एक क्वेश्चन किन्हीं का गलत था, 3 और 4। उमेश जी भी है और आनंद जी भी है। आनंद जी ने और उमेश जी ने 3 और 4 का है। यहाँ देखिए सिर्फ शब्द का इस्तेमाल है, लटका कर तो छोड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ लटका कर छोड़ देना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, क्या सिर्फ लटका कर छोड़ देना चाहिए? नहीं। मैंने ये सोचा था कि इसका विस्तृत वर्णन करना चाहिए चित्र का, और लटका के छोड़ देना चाहिए, सिर्फ वर्ड आई हैव नॉट सीन। हाँ, इसीलिए मैंने ये शब्द जो है स्पेशली इस पर जोड़ दिया कि सिर्फ लटका कर छोड़ देना चाहिए, मतलब कि विस्तृत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ को नहीं पढ़ पाए। तो इसीलिए क्वेश्चन को जितनी सावधानी से पढ़ेंगे, वहां पे बड़ा एग्जामिनर ये करते हैं, ऐसे कुछ शब्द दे देते हैं कि हमें लगता है कई बार हमने क्वेश्चन पढ़ा और पहला ऑप्शन ही हम पढ़ के आए हुए, पहला ऑप्शन ही हमें लगा कि ये सटीक है, हमने पहले पे टिक लगा दिया, आगे बढ़ गए, हमारा समय बच गया। जबकि पढ़ना चाहिए पूरा लास्ट तक, अगर कूट है तो कूट को भी पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में प्रश्नोत्तरी का समय सामान्यतः कब रखना चाहिए? क्रिया के बीच में, क्रिया के शुरू में, क्रिया के अंत में, इनमें से कोई नहीं। संजय जी ने कहा क्रिया के अंत में, गुलशन जी ने कहा क्रिया के अंत में, कुलदीप जी, तुषार जी, शुभ्रा जी, लास्ट में रागिनी जी, निष्ठा जी, जानकी जी, अंत में उमेश जी, मीना जी, रंजना जी, राधिका जी, कीर्ति जी, सब लोगों ने कहा क्रिया के अंत में रखना चाहिए।